का मौसम आ चुका था और बस सब बच्चों को होली का बेसब्री से इंतजार था। बच्चे तो होली के लिए हमेशा ही उत्साहित रहते हैं और हमेशा की तरह रामगढ़ गांव में बच्चे इस बार भी महीने भर पहले से ही होली का इंतजार करने लगे थे। रामगढ़ गांव में एक परिवार रहता था जिसमें राजबीर, उसकी पत्नी ललिता और बेटा बिट्टू रहते थे। होली बिट्टू का सबसे ज्यादा पसंदीदा त्योहार था। अरे बेटा बिट्टू, ये क्या पूरा दिन पानी में खेलता रहता है? माँ, होली है, मुझे खेलने दो ना। होली 1 महीने बाद है, अभी कौन तुझे होली खेलता दिख रहा है? चुपचाप से अंदर आ जा और पढ़ाई कर। ललिता बिट्टू को बहुत डांटती और बिट्टू रोनी सी शक्ल लेकर अंदर आ जाता है। बिट्टू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता। उसका ध्यान बाहर खेल रहे बच्चों में ही लगा रहता है। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है और अगले दिन बिट्टू स्कूल के लिए निकलता है। बिट्टू और उसका दोस्त राजू दोनों साथ में स्कूल जा रहे होते हैं। पता है, माँ ने बोला है कि होली 1 महीने बाद है और उससे पहले बिल्कुल होली नहीं खेलनी। सही तो बोल रही है तेरी माँ। 1 महीने पहले से कौन होली खेलता है? मैं खेलता हूँ, मुझे पसंद है। तू ही खेलता होगा। हाँ, बाकी हम तो नहीं खेलते। बिट्टू बड़ा उदास होता है और स्कूल की छुट्टी के बाद अकेला ही घर आ रहा होता है। बिट्टू उदास होकर घर की तरफ आ ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे एक औरत दिखती है जिसके पास ढेर सारे रंग होते हैं। बिट्टू उसे देखकर बड़ा खुश हो जाता है। वो वहीं खड़ा होकर बड़े ध्यान से उस औरत को देख रहा होता है। क्या हुआ बच्चे, ऐसे क्या देख रहे हो? यही कि तुम आज होली क्यों खेल रही हो? होली तो 1 महीने बाद है। हमारे यहाँ तो होली 1 महीने पहले से ही खेलना शुरू कर देते हैं। क्या सच में? तो तुम पूरा होली खेलोगी? और क्या, होली तो मुझे बड़ी पसंद है। देखो मेरे पास कितने सारे रंग हैं। आओ तुम भी खेलो मेरे साथ होली। मैं? नहीं नहीं, माँ डांटेगी। अरे तुम्हारी माँ को पता ही नहीं चलेगा। चलो तुम मेरे साथ और हम बड़े मजे करेंगे। मेरे पास बहुत सारे रंग और पिचकारी हैं। बिट्टू उस औरत की बातों में आ जाता है और उसके साथ चल देता है। वो औरत कोई आम औरत नहीं होती, वो एक चुड़ैल होती है। वो बिट्टू को एक सुनसान रास्ते से लेती जा रही होती है। बिट्टू बड़ा खुश होकर साथ साथ चल रहा होता है और उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ चलने वाली औरत चुड़ैल में बदल चुकी है। चलते चलते वो लोग काफी आगे निकल जाते हैं और फिर बिट्टू बोलता है, हम कहाँ जा रहे हैं आंटी? बिट्टू को कोई जवाब नहीं मिलता। बिट्टू फिर से पूछता है पर फिर से कोई जवाब नहीं मिलता। बिट्टू को जब बार बार पूछने पर भी जवाब नहीं मिलता तो वो उस औरत की तरफ देखता है। बिट्टू के सामने एक चुड़ैल होती है जिसे देखकर बिट्टू की चीख निकल जाती है। क्या हुआ बच्चे, कहाँ जा रहे हो? अरे तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगी। तुम तो एक चुड़ैल हो, कैसे कुछ नहीं कहोगी? चुड़ैल बहुत बुरी होती है, मैंने सुना है। वो लोगों को कच्चा खा जाती है। चुड़ैल 2 तरह की होती हैं, अच्छी चुड़ैल और बुरी चुड़ैल। बुरी चुड़ैल ऐसा करती होंगी पर मैं तो अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं तो तुमको अपने साथ होली खेलने के लिए लाई हूँ और तुम अकेले ही नहीं हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो वो दूर होली खेल रहे हैं। क्या सच में? उनको तुमसे डर नहीं लगा? कैसा डर? मैं उनको कुछ नुकसान थोड़ी पहुंचाती हूँ जो वो मुझसे डरेंगे। बिट्टू चुड़ैल के साथ एक अलग ही दुनिया में जाता है जो गांव से बड़ी दूर होती है। वहाँ सब कुछ बड़ा ही अलग होता है। उस जगह सब चुड़ैलें एक दूसरे के साथ होली खेल रही होती हैं। बिट्टू ये सब देखकर बस देखता ही रह जाता है। मैंने बोला था ना, ये हमारी चुड़ैलों की दुनिया है और यहाँ सब कुछ जादुई है। यहाँ हम 1 महीने पहले से ही होली खेलना शुरू कर देते हैं। मैंने जब तुमको अपने दोस्तों से बात करते सुना तो मुझे लगा कि तुम्हें होली का अलग ही शौक है। तो मुझे लगा कि तुम्हें होली का अगर इतना ही शौक है तो क्यों ना तुमको मैं अपनी दुनिया की होली दिखाऊं। आप तो सच में एक बहुत ही अच्छी चुड़ैल हो। चलो अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ होली खेलने चलो। आज तुमको मैं दिखाती हूँ चुड़ैलों की होली आखिर कैसी होती है। बिट्टू चुड़ैल के साथ आगे जाता है। वहाँ बहुत सारी चुड़ैल और उनके बच्चे होते हैं। पहले तो वो भूतिया बच्चे बिट्टू को देखकर चौंक जाते हैं
पर फिर चुड़ैल सभी बच्चों को बिट्टू से मिलवाती है। बिट्टू सबके साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ होली खेलने लगता है। बिट्टू भी वहाँ रखा गुलाल सबको गालों पर मलने लगता है। सब एक दूसरे को गुलाल लगा रहे होते हैं। काफी देर बिट्टू उन बच्चों के साथ होली खेलता रहता है। बिट्टू इतना खुश होता है कि उसे होश ही नहीं रहता कि वो स्कूल से सीधा वहाँ आ गया है। अरे बच्चों, कब तक होली खेलोगे? चलो आओ, कुछ खा लो। खाना? अरे मुझे भी बड़ी भूख लग रही है। सारे बच्चे खाने के लिए पहुँचते हैं तो वहाँ एक आंच पर बड़ी सी हांडी रखी होती है। हांडी के पास एक टेबल पर ढेर सारा खाने का सामान रखा होता है। बच्चे इतना सब देखकर खुशी से पागल हो जाते हैं और खाने लगते हैं। पर तभी चुड़ैल सबको डांट देती है। तुम हमारे मेहमान हो तो तुमको ये सब खाना तो पड़ेगा ही। आखिर ये सब खाओगे तभी तो मोटे, ताजे और स्वादिष्ट बनोगे। स्वादिष्ट मतलब ये कैसी बात कर रही हो? अरे मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये सब इतना स्वादिष्ट खाना है कि तुम इसे खाकर मोटे ताजे हो जाओगे। ओह अच्छा, मैं तो डर ही गया था। अरे डरो नहीं, अच्छे से खाओ, अच्छे से। बिट्टू अच्छे से बढ़िया बढ़िया पकवान खाने लगता है। इतना सब एक साथ उसने पहले कभी नहीं खाया होता। बिट्टू बड़ा ही खुश होता है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि ये सब उसके साथ क्या और क्यों हो रहा है। इधर बिट्टू के घर में बिट्टू के स्कूल से वापस न आने पर उसकी माँ का बुरा हाल हो रखा होता है। वो पागलों की तरह बिट्टू को यहाँ से वहाँ ढूंढ रही होती है। बिट्टू, अरे बिट्टू, कहाँ गया मेरा बच्चा? अरे क्या हुआ ललता, बिट्टू अभी भी घर नहीं आया क्या? अरे नहीं भाभी, अभी तक नहीं आया। सब बच्चे घर आ गए हैं। देखो ना, शाम हो गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। कहाँ चला गया आखिर वो? अरे एक बार राजू के घर जाकर उससे पूछो, वहीं जाता है ना उसके साथ। हाँ सही बोल रही हो, मैं अभी जाती हूँ। ललिता जल्दी से राजू के घर पहुँच जाती है और राजू को पूछती है, राजू बेटा, मेरा बिट्टू तुम्हारे साथ ही स्कूल गया था ना, तो कहाँ रह गया वो? आज घर ही नहीं आया। हे भगवान, कहाँ गया ये लड़का? ललिता खूब रोती है। तभी राजू बोलता है, आंटी, वो ना पिंकू बता रहा था कि राजू किसी औरत के साथ वो खेतों की तरफ जा रहा था। औरत? कौन सी औरत? ये लड़का जरूर होली के चक्कर में किसी के साथ चला गया है। कब से होली होली की रट लगा रखी थी। ललिता जल्दी से खेतों की तरफ जाती है, पर दूर दूर तक उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। ललिता फिर से परेशान हो जाती है, पर तभी उसे वहाँ कुछ गुलाल पड़ा दिखता है। ओहो, तो ये गुलाल है। कहीं ये उस औरत का गुलाल तो नहीं? ललिता उस गुलाल के निशानों का पीछा करते करते चलती जाती है और काफी देर बाद वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ चुड़ैल होली मना रही होती है। ललिता तो ये सब देखकर एकदम दंग रह जाती है। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता। फिर जब उसकी नजर बिट्टू पर जाती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दो चुड़ैलों ने बिट्टू को पकड़ रखा होता है। बिट्टू बुरी तरह रो रहा होता है। बिट्टू को ऐसे रोते बिलखते देख ललिता बड़ी परेशान हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर वो बिट्टू को कैसे बचाए। वो जल्दी से भागती हुई वापस गांव जाती है और गांव वालों को सब बताती है। गांव वाले पहले तो ललिता की बात पर यकीन ही नहीं करते, पर जैसे वो रो रो कर अपनी बात बताती है, उनको लगता है कि कहीं न कहीं ललिता की बात में सच्चाई है। कुछ गांव वाले इकट्ठा होते हैं और आग की मशालें लेकर निकल पड़ते हैं। बस दोनों चुड़ैलें जिन्होंने बिट्टू को पकड़ रखा होता है, वो बिट्टू को पानी में डालने लगती हैं कि तभी गांव के लोग वहां पहुंच जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। शोर सुनकर सब चुड़ैलें घबरा जाती हैं। जब सब गांव वाले आग लेकर हमला करते हैं तो सब चुड़ैलें वहां से अपने अपने बच्चों को लेकर भाग जाती हैं और बिट्टू को वहीं छोड़ देती हैं। बिट्टू बहुत रोता है और अपनी माँ से बिन बताए आने के लिए माफी भी मांगता है। उस दिन बिट्टू को अपनी गलती का एहसास होता है। ललिता बिट्टू को बड़े ही प्यार से समझाती है कि कभी उसे ऐसे किसी के साथ भी लालच में आकर नहीं जाना चाहिए। बिट्टू समझ जाता है। फिर ललिता ने अगले ही दिन बिट्टू को ढेर सारे रंग और पिचकारी लाकर दिए और बिट्टू उसे लेकर बड़ा ही खुश हो जाता है। रीना की अभी अभी शादी हुई थी और वो अपनी नई जिंदगी को शुरू करने के लिए बहुत खुश थी। शादी के बाद रीना पहले दिन सुबह सुबह उठती है और सोचने लगती है, भगवान, बस अब ये मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। शादी से पहले मेरी सौतेली माँ ने जिंदगी भर मुझे तंग किया और मैं कभी सुकून से नहीं जी पाई, पर अब मेरी आपसे विनती है
कि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। मैं अब सिर्फ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। रीना का पति विकास अभी भी सो रहा था। रीना उठती है और चाय बनाने चली जाती है। रीना की सास रीना से कहती है, अरे बहू, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं माँ जी, चाय तो मैं ही बनाऊंगी, आप जाकर अब आराम करिए बस। रीना की सास चली जाती है और रीना चाय नाश्ता बनाने लगती है। इतने में रीना का पति विकास भी उठ जाता है और सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगते हैं। माँ, हमने नई कार तो ले ली, पर हमारी पुरानी कार से मुझे अभी भी बहुत लगाव है। रीना, तुम्हें पता है, वो हमारी पहली कार थी और बचपन से वो मेरे साथ ही है। रीना की सास कमला कहती है, हाँ बेटी रीना, वो कार हमने हमारी शादी के वक्त ली थी। रीना सब कुछ ध्यान से सुन रही थी। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि उस कार को फिर से ठीक करवा कर उसे कैब की तरह इस्तेमाल करूँ। क्या मतलब बेटा? मतलब ये कि मैं उस कार को कैब की तरह इस्तेमाल करूंगा। मैं उसे किसी गरीब को कैब वाली टैक्सी की तरह चलाने के लिए दे दूंगा। इससे हमारी पुरानी कार कई लोगों के काम आ सकेगी और हमारा भी थोड़ा तो फायदा हो ही जाएगा। वैसे मुझे तो ये विचार बुरा नहीं लगा। तुम क्या कहती हो रीना? आप लोगों को जो ठीक लगे। वैसे मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। सब लोग इसके लिए मान जाते हैं और विकास अपनी नई कार से ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में विकास अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। यार संजय, मुझे कोई अच्छा कार रिपेयर करने वाले का पता बताना। मुझे अपनी पुरानी कार सही करवानी है। अरे, मैं एक बहुत अच्छे कार ठीक करवाने वाले को जानता हूँ। वो तेरी पुरानी कार को एकदम नई जैसी बना देगा और तो और मुफ्त में उसे नया पेंट भी कर देगा। अच्छा, तो जल्दी से मुझे उसका पता बताना। मैं आज ही लौटते में उससे मिलने जाऊंगा। हाँ, वो तो ठीक है, पर उसकी दुकान और घर यहाँ से थोड़ा दूर है और रास्ता भी काफी खराब है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ है, तो थोड़ा संभल कर जाना। संजय विकास को कार ठीक करने वाले का पता बता देता है और ऑफिस के बाद विकास बताए पते पर चला जाता है। पर थोड़ी ही देर में विकास उस कार ठीक करने वाले आदमी की दुकान पर पहुंच जाता है और उस आदमी को पूरी बात बता देता है। आप चिंता मत करिए, मैं कल खुद आपके घर आऊंगा और आकर आपकी कार ठीक करूंगा और उसे कैब की तरह ही सजा दूंगा। विकास ये सुनकर खुश हो जाता है और वापस घर जाने के लिए लौटने लगता है। पर लौटते वक्त विकास की कार के ब्रेक्स अचानक से बीच रास्ते में फेल हो जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये बीच रास्ते में कैसे बंद हो गई मेरी नई कार? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आ जाता है और विकास की गाड़ी को टक्कर मार देता है। विकास वहीं मर जाता है। जब विकास के घर पर ये बात पता चलती है तो उनके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा तो सुहाग ही उजड़ गया। अब मैं क्या करूंगी? अभी अभी तो मेरी शादी हुई थी, अभी तो मेरी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। हे भगवान। रीना जोर जोर से रोने लगती है और कमला उसे चुप कराती है। 2 दिन बीत जाते हैं और अभी भी विकास के घर पर मातम छाया हुआ था। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। रीना जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने वही कार ठीक करने वाला आदमी खड़ा था। जी मैडम, मेरा नाम हरिया है और विकास जी ने मुझे यहाँ आकर उनकी पुरानी कार ठीक करने के लिए कहा था। जरूर ये उसी दिन की बात होगी जब विकास सुबह सुबह हम लोगों से कार सही कराने को बोल कर गया था, तभी उसने इसे बुलाया होगा, विकास के पिताजी कहते हैं। ठीक है, अगर विकास की यही आखिरी इच्छा थी तो आप वो पुरानी कार को एकदम नया जैसा बना दो। आपको जितने पैसे चाहिए होंगे हम आपको दे देंगे। हाँ पापा, उनकी यही आखिरी इच्छा थी कि वो पुरानी कार कैब की तरह चले। हम उसे किसी गरीब आदमी को चलाने के लिए भी दे देंगे। तभी हरिया कहता है, हाँ मेम साहब, वैसे मेरा एक भांजा है, विकास जी ने कहा था कि उसी को कैब वाली टैक्सी चलाने के लिए भी दे देंगे। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, फिर ऐसा ही होगा। हरिया चुपके से अपने भांजे को फोन करके वहाँ बुला भी लेता है। सुन भांजे, अब शायद तुझे नौकरी मिल जाए, जल्दी से मेरे बताए पते पर आजा। हरिया फोन काट देता है और तभी वहाँ पर रीना, कमला और रीना के ससुर जी आ जाते हैं। अरे वाह, गाड़ी तो सचमुच में एकदम नई जैसी लग रही है। हाँ, और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ये हमारी वही। तभी वहाँ पर हरिया का भांजा आ जाता है। अरे तुम कौन हो? जी ये मेरा भांजा है। विकास जी ने वादा किया था कि वो इसे ही कैब चलाने के लिए देंगे और हमारी गरीबी देखकर उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ महीने तक हमसे कैब चलाने के पैसे भी नहीं लेंगे। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, फिर तुम ये कैब चला सकते हो बेटा। वैसे हरिया जी, गाड़ी सही करने के कितने पैसे हमें आपको देने हैं? वो मेम साहब, आपको सिर्फ मुझे 1 लाख रुपए देने हैं। हाँ मेम साहब, वो विकास जी को ये गाड़ी बहुत प्यारी थी ना, उन्होंने तो हमसे यही कहा था, बाकी आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए।
नहीं नहीं, जो विकास ने कहा था वही होगा। कमला हरिया को पैसे दे देती है और हरिया और उसका भांजा वो गाड़ी और पैसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मी पापा, पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, पर रीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उधर हरिया का भांजा श्याम हरिया को घर छोड़कर कैब चलाने लग जाता है। रास्ते में श्याम को एक सवारी दिखती है तो श्याम उसे बिठा लेता है। वो एक लड़की थी। भैया मुझे ना यही पास वाले शॉपिंग मॉल तक ले चलिए। हाँ हाँ मैडम, अभी ले चलता हूँ। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये गाड़ी हवा में कैसे उड़ रही है? बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी गाड़ी तेजी से जमीन पर गिरती है। गाड़ी के जमीन पर गिरते ही लड़की जल्दी से कार से निकलकर भाग जाती है। हे भगवान, ये आखिर अभी अभी हुआ क्या? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी श्याम को गाड़ी के पीछे वाली सीट पर एक भूत बैठा दिखाई देता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले जल्दी से मेरी गाड़ी से उतर और पीछे आकर बैठ। अब ये गाड़ी मैं चलाऊंगा, समझा तू? श्याम ठीक वैसे ही करता है जैसे भूत कहता है। श्याम पीछे बैठ जाता है और भूत बहुत तेजी से हवा में गाड़ी उड़ाने लगता है। भूत गाड़ी को उड़ाते हुए हरिया की दुकान तक ले जाता है और दुकान के सामने गाड़ी को खड़ा कर देता है। अरे ये श्याम यहाँ फिर से क्यों लेकर आ गया गाड़ी को? ये मेरा कामचोर निकम्मा भांजा भी ना, इतनी मुश्किल से तो ऐसे ही ये कैब दिलवाई थी। जा, गाड़ी से नीचे उतर और अपने प्यारे हरिया मामा को आकर गाड़ी में बैठने को कह। कोई भी चालाकी दिखाई तो वहीं दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। श्याम डरते डरते गाड़ी से उतरता है और हरिया के पास जाता है। जब हरिया की नजर ड्राइवर वाली सीट पर पड़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भूत भूत बचाओ! अरे मामा, इससे पहले वो भूत हमें कच्चा चबा ले, उससे पहले चुपचाप चलकर गाड़ी में बैठ जाओ, वरना वो भूत यहाँ आ जाएगा। हरिया श्याम की बात सुन लेता है और उसके साथ जाकर भूतिया कैब में बैठ जाता है। भूत गाड़ी को फिर से हवा में उड़ाने लग जाता है। भूत गुस्से से हरिया की तरफ देखता है। मैं तुम लोगों को एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर लेकर जा रहा हूँ, जहाँ से मैं इस कार को सीधा नीचे जमीन पर फेंक दूंगा। क्या? पर क्यों? हमने क्या किया? ओहो, भोले तो तुम लोग ऐसे बन रहे हो जैसे जानते ही नहीं कि तुमने क्या किया। हाँ हाँ, हम नहीं जानते कि हमने क्या किया। तुम ही क्यों नहीं बता देते हो कि हमने ऐसा क्या किया जो तुम हमारे पीछे पड़े हो? भूत गाड़ी को एक बड़ी बिल्डिंग की छत पर ले जाकर उसके कोने में खड़ी कर देता है। ठीक है, मैं ही बताता हूँ, और अगर इसके बाद तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं कार को सीधा नीचे फेंक दूंगा। नहीं नहीं, हम सिर्फ सच बोलेंगे। आप पूछ लीजिए जो पूछना है भूत जी। तो बताओ, विकास को किसने मारा? क्या क्या बकवास है ये? हरिया का एक्सीडेंट हुआ था और कुछ नहीं। भूत गाड़ी को और आगे बढ़ा देता है जिससे गाड़ी बस नीचे गिरने ही वाली होती है। अच्छा रुको, मैं बताता हूँ। मैंने विकास को मरवाया था ट्रक से ताकि मैं उसके घर जाकर उसकी गाड़ी ठीक करने का 3 गुना ज्यादा पैसा ले सकूं। और यही नहीं, मुझे अपने भांजे को नौकरी दिलाने का भी अच्छा मौका मिल गया था, बस इसीलिए। पर इस श्याम को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सब मेरा ही किया धरा है। क्या मामा, मुझे नहीं पता था कि आप पैसे के लिए किसी की जान तक ले सकते हैं। इतना सब करने के बाद भी तेरा मन नहीं भरा जो तूने मेरे घर जाकर उनसे इतने पैसे लिए और उनसे एक गाड़ी लेकर उन्हें बेवकूफ बनाया। क्या तुम्हारा घर? हाँ, मेरा घर। मैं विकास हूँ। मरने के बाद मैं भूत बन गया और मैंने सब देखा कि कैसे तूने मेरे परिवार को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे लूटे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नहीं, माफी मैं नहीं दूंगा, बल्कि मेरे घर वाले देंगे। मैं अब ये गाड़ी अपने घर लेकर जाऊंगा और तुझे सबके सामने सच बोलना पड़ेगा। भूत गाड़ी को अपने घर ले जाता है और कमला, रीना और उसके पिता गाड़ी की आवाज सुनकर घर के बाहर आ जाते हैं। गाड़ी में से हरिया, श्याम और भूत निकलता है। हे भगवान, ये तो भूत है। तभी भूत अपने असली रूप में आ जाता है। हरिया, ललिता, रीना और विकास के पिता को पूरी कहानी सुना देता है, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है। विकास के पिता पुलिस बुलाकर हरिया को जेल भिजवा देते हैं। विकास की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो चला जाता है। रीना और कमला श्याम को ही कैब चलाने को दे देते हैं और सब कुछ